हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संबंधी जो समरी दी है उसके बारे में देखेंगे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे कहा गया कि इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। यानी जो ये इंडियन नेशनल यूनियन थी, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पूछी जाती है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो एक संस्कृत कॉलेज में बम्बई में है, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओके, फिर है कि इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया है ना। तो पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो ये पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, वहाँ पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। देखो, ये ध्यान रखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ए.ओ. ह्यूम ने अध्यक्षता की। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक जरूर थे, लेकिन जो अधिवेशन हो रहा था, यानी जो एक सभा हो रही थी, उसको जो संबोधित किया वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, यानी उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म, तथा ये इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इसके महासचिव जो थे, मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ उसके महासचिव हो गए ए.ओ. ह्यूम, और उसके अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884-1888 है। ठीक है, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में गवर्नर जनरल वायसराय पूछा जाए तो कौन होगा, डफरिन। ठीक है, 1858 का जो एक्ट आता है भारतीय शासन अधिनियम, उसके बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वायसराय कौन था उस समय। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि ये कांग्रेस के बारे में किसने कहा था, तो ये डफरिन ने कहा था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। देखो, कांग्रेस के ना हर साल अधिवेशन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में कि जहाँ पर भी अधिवेशन होंगे वहाँ पे जो अध्यक्षता करेंगे ना, वो उस स्टेट के यानी उस प्रांत के नहीं होंगे। यानी बंगाल में हो रहा है अधिवेशन, तो बंगाल प्रांत के जो भी व्यक्ति होगा वो इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बंगाल में होता है तो पहले यानी बम्बई में हो गया, फिर उसके बाद में बंगाल में। ठीक है, तो और इसकी अंग्रेज़ों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी देखेंगे तो हम वो भी कहाँ थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि पहले बम्बई में हो रहा है और फिर कलकत्ता यानी इधर बंगाल में हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर मतलब ये पूछा जाए कि कुल कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, तो एक तो ये दूसरा अधिवेशन हो गया 1886 में। ठीक है, उसके बाद 1893 में लाहौर अधिवेशन की, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। यानी कलकत्ता की 2 बार हो गई, एक तो 1886 में हो गई और एक 1906 में हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। तो यानी जो 3 अधिवेशन हो रहे हैं कांग्रेस के, पहले बम्बई, फिर कलकत्ता और मद्रास, यानी जो तीनों प्रेसिडेंसी है वहाँ पर। ठीक है, और जो मद्रास में अधिवेशन हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं कि भाई पहले के ना 4-5 अधिवेशन की अध्यक्षता तो हमें पता होनी ही चाहिए, और फिर कुछ अधिवेशन महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन हो रहा है तो उस समय उससे पहले कौन कर रहा है, स्वदेशी आंदोलन का फैसला किस अधिवेशन में लिया जा रहा है। इस तरीके से कुछ अधिवेशन तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन शुरुआत के हमें 5 कम से कम अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो तीसरा अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं, ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है,
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे वो महत्वपूर्ण है, जो हमने देखा कि 72 थे। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में दिया गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब देखो अभी तक क्या था, बस ऐसी सभा हो रही है, अध्यक्ष ने मतलब एक तरीके से उसको लीड कर लिया और घोषणा कर दी कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये तीसरा अधिवेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक तरीके से सभा बना ली जाती है, जैसे एक समिति होती है ना कि भाई उनको काम सौंपा जाता है कि निर्धारित कीजिए कि हमारा मतलब जो कांग्रेस है उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, अधिवेशन कहाँ होगा, इस तरीके से जो भी फैसले लेने हैं तो वो समिति लेगी। और वो जो समिति थी वो आगे चल के विषय निर्धारणी समिति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष देख लिया बदरुद्दीन तैयब जी, और यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटेन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है। देखो मतलब कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे इंग्लैंड यानी लंदन में क्यों इसकी स्थापना की जा रही है, क्योंकि जो शुरुआती चरण जो था कांग्रेस में, शुरुआत में जो उसके प्रतिनिधि थे यानी जिनको हम कहते हैं उदारवादी, उनका ऐसा मानना था कि जो ये कंपनी है ना इसका रूल यहाँ पे ख़राब है। लेकिन जो ब्रिटेन की सरकार है, जो ब्रिटेन की संसद है, वो उनका रूल ख़राब नहीं है, वो उनका जो शासन है वो बहुत अच्छा है, लोकतांत्रिक है, उदारवादी है, वो हमारी उनको ऐसा लगता था वो हमारी सुनेंगे। मतलब उनको ये जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन से शिकायत थी, ना कि ब्रिटिश शासन से। ठीक है, इसलिए वो कांग्रेस वाले जो होते हैं वो समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ठीक है, तो ये इस पत्र में बताते थे कि भाई हमारी क्या क्या समस्या हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब यानी पंजाब का सिंह यानी पंजाब का शेर कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यानी ये विशेष अधिवेशन था, ये ध्यान रखना है। 1920 में मतलब एक तो होता था जो इनका वार्षिक अधिवेशन होता था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन लाला लाजपत राय अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने पहली बार कांग्रेस को कब लीड किया, यानी कांग्रेस की कब अध्यक्षता की, तो 1920 में की। लेकिन वो विशेष अधिवेशन था, जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो नहीं था, ये ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, यानी असहयोग आंदोलन होने वाला है, उससे पहले प्रस्ताव आएगा, कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि हैं उन सबसे स्वीकृति ली जाएगी, तभी तो कोई आंदोलन मतलब जारी किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो उससे पहले प्रस्ताव आता था। तो इसी में जो कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें ये असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया था। विशेष अधिवेशन हुआ इसलिए था क्योंकि असहयोग का जो प्रस्ताव है इसके बारे में मतलब असहयोग का जो प्रस्ताव था इसको पारित किया जाना था। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, ठीक है, मतलब ये आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहीं। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हमने शायद 1-2 वीडियो पहले हमने देखा है इसके बारे में, तो इसमें HP ब्लावेटस्की और MS अलकाट जो अलकाट करके जो इसके शुरुआत में संस्थापक होते हैं, फिर मद्रास के अडयार में इसका यहाँ पे मुख्यालय बनता है भारत में आके। तो यहाँ पे आके फिर एनी बेसेंट जो है इसकी सदस्य बनती है और इसकी अध्यक्षता भी करती हैं। तो ये 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। ठीक है, वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया, मतलब एनी बेसेंट के द्वारा ही 1916 में होम रूल लीग का गठन किया गया, तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये सब एनी बेसेंट के बारे में बात हो रही है। यानी अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और जो कि कानपुर अधिवेशन जो होता है वहाँ पर बनती है, ये मतलब ध्यान रखना है इसका। तो
1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, तो कांग्रेस का पिता कहा गया था इसमें बांकीपुर में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। बाकी इसकी कोई ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। 1912 में जो ये अधिवेशन होता है बस इसकी यही विशेषता है कि भाई यहाँ पे कांग्रेस A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था और इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मुधोलकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। ठीक है। देखो ऐसा होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है तो वो मतलब जो मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस से अलग अपनी रणनीति बनाने लगते हैं, लेकिन बाद में जाके ये एक हो जाते हैं। और जब ये दोनों एक होते हैं तो उसी के बारे में दिया है कि दोनों ने मिलकर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया था। यानी 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसके बाद ये दोनों जब मिलते हैं कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग, तो वो 1916 में ही मिलते हैं लखनऊ में। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, है ना। यानी कुछ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगें मानी तो कुछ मुस्लिम लीग ने मानी। जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती है। जो लखनऊ समझौता हुआ था इसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेस लीग योजना या फिर लखनऊ पैक्ट। और ये किसने कराया था, ये एनी बेसेंट ने ही कराया था, है ना। ये होम रूल सोसाइटी है, इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यही है कि इन दोनों में आपस में समझौता कराना। ओके। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था तथा पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। देखो एक तो फूट यही पड़ गई थी धर्म के आधार पे कि मुस्लिम लीग अलग बन गई थी। दूसरा विभाजन, जब ये स्वदेशी आंदोलन चलता है बंगाल विभाजन के बाद में, वहाँ से फिर ये फूट पड़नी स्टार्ट होती है। जो नरम दल था और ये गर्म दल था, ये दोनों अलग हो जाते हैं। यानी गर्म दल इस पर जो कांग्रेस पर आधिपत्य रहता है वो नरम दल का रहता है, गर्म दल जो है इनसे कट जाता है। ठीक है। और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो एक होते ही हैं, साथ ही गर्म दल भी इनके साथ मिलकर काम करने लगते हैं। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये किसने कहा था और ये कब कहा था। ठीक है। तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है और ये लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था तभी कहा था। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक, अब ये मतलब दूसरी बात स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ तक हमने 1916 तक तो पढ़ लिया कांग्रेस के बारे में, अब ये 1888 से चल रहा है कि 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान, है ना, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में है एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, वो यही थे सर सैयद अहमद खान। तो 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यानी अंग्रेज़ों के लिए, है ना, मतलब ये अंग्रेज़ों की तरफदारी करते थे। शुरुआत में मतलब इनकी विचारधारा ऐसी नहीं थी, लेकिन बाद में जाके ऐसी हो जाती है। तो इन्होंने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त, यानी राजभक्त का मतलब जो शासन कर रहा है ना, शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन यानी कंपनी, तो उसकी भक्ति के लिए तो राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। ये ध्यान रखना है। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। देखो कर्जन के कांग्रेस के बारे में जो एक स्टेटमेंट हमने पहले देखी डफरिन की, क्या कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। एक तो वो स्टेटमेंट याद रखनी है डफरिन की, ठीक है। और दूसरा कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही यह गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मैं भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने बोला था जब देश आज़ाद हो गया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था, यानी इसने भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी, ध्यान रखना है। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। यानी जो 30वां अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है। सरोजनी नायडू 1869 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में, शायद मैंने पहले 1924 बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 1949 में
यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल यही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, तो नेहरू ने 3 बार की है, 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर में। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन यानी 1946 में जो कि हुआ था मेरठ में, तो 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। किसको? जेबी कृपलानी को। तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो देखो शुरुआत के 4-5 तो महत्वपूर्ण हैं, बाकी कहीं कहीं किसी अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और दूसरा लास्ट वाला इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के समय कौन थे, है ना। तो जेबी कृपलानी बनते हैं 1946 में और आज़ादी के समय तक यही रहते हैं। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जो कि जयपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। मतलब ये तो अपना लिया कि हमारा ये राष्ट्रगान है, लेकिन ये सर्वप्रथम गाया कब गया था? तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन यानी 1919 में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।